Uh, okay, we are going to start about the equations of motion. First, I write here first equation of motion. First equation. इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ के अंदर आप देखें कि एक हम बनाते हैं जी इसका ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस। ये देखें जी, ये हो गया जी एक्स एक्सिस, और दूसरी लाइन मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ जो कि हमारे पास होगी ये वाई एक्सिस। हम फर्ज कर लेते हैं कि हम एक ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसकी स्पीड जो है वो वी आई है। फर्ज कर लें कि यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन जो है ना, ये हमें शो कर रही है कि ये जो ब्लू लाइन है ये उस गाड़ी की स्टार्टिंग वेलोसिटी कह लें, उसको इनिशियल वेलोसिटी कह लें। मैं इस ब्लू लाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ किससे? वी आई से, और इसकी फर्जी वैल्यू हम रख लेते हैं 20। गाड़ी को तेज करने लगे हैं, थोड़ा सा टाइम। इसमें एक चीज बता दूं कि ये जो राइट वर्ड एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अपवर्ड जो कि वाई एक्सिस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग स्पीड और वेलोसिटी। ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर। तो अगर एक गाड़ी जिसकी आप देख रहे हैं स्पीडोमीटर की तरफ और उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो मैंने इसकी हाइट बेटा ब्लू कलर के एरो से शो कर दी कि इसकी स्पीड गाड़ी की इस वक्त वी आई जो कि 20 है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गुजरा है, हम उसको रेड लाइन से शो कर लेते हैं कि ये टाइम हमारा गुजरा है, तकरीबन ये इतनी लाइन टाइम गुजरा। ये रेड कलर से टी को रिप्रेजेंट की है। तो उसके बाद हमने देखा है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ इस एंड से गाड़ी की स्पीड बढ़ते बढ़ते, ये मैं इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये गाड़ी की स्पीड कितनी शो हो रही है यहाँ पर, लेट्स सपोज के यहाँ तक ये स्पीड इसकी रिप्रेजेंट हो रही है, या इसको यहाँ तक कर लेते हैं, ये स्पीड होगी। आपके सामने जो इनिशियल इसकी वेलोसिटी या स्पीड है वो तो है वी आई, और फाइनल इसकी कितनी है? ये टोटल जो हाइट है ये कितनी है? ये वी एफ है। आप ये समझे कि लेट्स सपोज ये 50 मीटर पर सेकंड है इस वक्त गाड़ी की स्पीड। तो क्या पहले की निस्बत गाड़ी की स्पीड ज्यादा हुई है या कम हुई है? सर ज्यादा हुई है। ज्यादा हो गई है। मैं इसको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। ये जो गाड़ी की स्पीड चूंकि ज्यादा हुई है, इट मींस जब गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही होती है देन देयर इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी पहले स्पीड ये ब्लू वाला एरो से लेकर वो ग्रीन वाले एरो तक, ये जो ऑरेंज लाइन है
ये बेसिकली बताती है कि ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ गाड़ी के अंदर, एक्सेलरेशन। ये ए, ये तिरछी सी लाइन जो है इसको स्लोप कहते हैं, एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार। अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करके, तो जिस तरीके से आपके सामने ये टाइम एक्सिस, ये जो टी था, ये रेड कलर की लाइन जो है बेसिकली ये टी है, तो इसके पैरेलल में एक और रेड लाइन मैं लगा लूं, ये इस तरीके से यहां से लेके यहां तक, ये इसकी लेंथ कितनी होगी जो अभी मैंने रेड लाइन लगाई है? अगर नीचे वाली रेड लाइन की लेंथ टी है, तो ऊपर वाली रेड लाइन भी, उसकी लेंथ भी कितनी होगी? टी। दूसरी बात एक और इसमें मजेदार, कि चूंकि वी आई को एरो से रिप्रेजेंट किया है ब्लू से, तो अगर मैं उसके रेक्टेंगल के अपोजिट साइड को भी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दूं ऐसे, ये, तो ये अपोजिट साइड्स किसी भी रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए कि अगर इधर ब्लू जो है वो वी आई है, तो इधर भी ब्लू कितनी होगी? वी आई होगी। यानी आपके सामने अगर यहां से लेके यहां तक लेंथ कैलकुलेट की जाए तो दैट इज वी आई, और अगर यहाँ नीचे से लेकर और टॉप तक कैलकुलेट की जाए तो ये वी एफ बनती है। और अगर दोनों का हमें डिफरेंस निकालना पड़े, जो कि हम थोड़ी देर में निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर को पूछे कि ये ऊपर की ग्रीन लाइन टोटल कितनी रह गई, वी कैन जस्ट से दैट टोटल लेंथ इज वी एफ, एंड यू सब्ट्रैक्ट जो नीचे वाली ब्लू लाइन है वो माइनस कर दें, तो ये जो है ना हमारे पास ये ऊपर वाले हिस्से की लेंथ आ जाती है, जिसको हम थोड़ी देर के अंदर रिप्रेजेंट करने लगे हैं। यहाँ पर जो है ना, ये जो है ना आ जाती है हमारे सामने। अच्छा, अगर मैं इसको, इसके मतलब डिफरेंट एजेस को नाम देना शुरू करूं, तो फर्ज कर लें ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये हमारे पास ओ हो गया, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट हमारे पास डी हो गया। इस डायग्राम में अगर आपको देखना हो कि बी सी डिस्टेंस, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, बी सी डिस्टेंस, तो याद रखना कि बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो बी से डी तक टोटल ग्रीन लाइन की लेंथ, बी से डी, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें ये ब्लू वाली लाइन जो सी डी है, तो आपका ये इस तरीके से आंसर आ जाता है। ये आपने इसको गौर से ज़हन में रखना है। अब किसी भी यहाँ पर ये मैंने जो लाइन लगाई थी, ये वाली, ये येलो से अब रिप्रेजेंट करता हूँ, पहले वाइट में थी, तो ये लाइन कितनी बनती है? बी सी बनती है ना, ये वाली लाइन, ये जो बी सी है, इसका अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो सिंपल होता है कि टोटल जो हमारे पास ये हाइट है, ये है बी डी, उसमें से ये नीचे वाली हाइट जो है सी डी माइनस कर दें, जैसे कि ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी होता है, तो ये हमने इसको लिख दिया। अब हम जो है इसमें ये लाइंस जरा खत्म कर देते हैं थोड़ा सा समझाने के बाद।
अब देखें इसमें कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो एक्सलरेशन, ये जो ए है ना एक्सलरेशन, अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो तो स्लोप जो होती है वो हमने कैलकुलेट करनी है। यानी हम लिखते हैं जी स्लोप ऑफ लाइन ए बी, रेड कलर से डायग्राम में शो हो रही है, ये बेसिकली कहलाती है एक्सलरेशन। और एक्सलरेशन पता कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सलरेशन कैलकुलेट करते हैं जनाब इस तरीके से कि एक्सलरेशन बेसिकली ये बन रहा है ऊपर वाली ट्राइंगल का, देखें हाँ इसका हाइपोटेनियस नहीं बन रहा ये वाला, ये। तो अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो आपको जस्ट ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ये परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय ये बेस आपको करना होता है, तो आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा। मैं दोबारा कहने लगा हूं कि अगर इधर एक ट्राइंगल ऐसी हो कि जिसका आपका बेटा परपेंडिकुलर 5 हो और बेस भी 5 हो, तो अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, बल्कि इसको मैं 50 कह देता हूँ, तो अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो जस्ट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू क्या है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। तो ये इस तरीके से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बताएं हाँ इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आपको नजर आ रही है? सर 50। नहीं नहीं, ये जो डायग्राम है जिसको अंदर टिक लगाया है, ये भी तो ट्राइंगल ही है ना। इसका परपेंडिकुलर क्या है? इसका परपेंडिकुलर है बी सी। और इस ट्राइंगल की बेस क्या है? ट्रायंगल की बेस ए सी। ए सी। अब बी सी की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बी सी जो है वो इक्वल होता है बी डी माइनस सी डी। आप उसकी वैल्यू पुट करें, ये बी सी की जगह जगह पुट करें जी बी डी माइनस सी डी ओवर, और ए सी, और मुझे बताएं ओ डी में कोई फर्क है कि सेम है बिल्कुल? ए सी लेंथ भी रेड में टी है और ओ डी लेंथ भी बेटा टी है। ए सी एंड ओ डी इन द ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है इसमें दोनों सेम है, तो यहाँ पर ए सी लिख लें या इसकी जगह पर ओ डी लिख लें। बेसिकली हमने दोनों जो भी लिखा हो उसकी वैल्यू तो हमने टी ही पुट करनी है। लेकिन अभी हमारे पास फार्मूला क्या आ गया जी कि जस्ट ए लिखें और उसके आगे लिखें जी बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी, ये आ गया। अब आपको इन दोनों जो तीनों वैल्यूज हैं इसका पता है आपको कि हम लिखते हैं जी एज ओ डी जो है उसको हमने रेड कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया है और उसकी वैल्यू है टी। ये जो बी डी है इसको ग्रीन कलर की लाइन से टोटल रिप्रेजेंट किया था एंड दैट वाज वी एफ। और उसके बाद सी डी, ये ऊपर की इक्वेशन में एक वैल्यू सी डी भी है। सी डी कितना है जी? सी डी ब्लू लाइन है रेक्टेंगल की, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे? इनिशियल वी आई से। ये वैल्यूज जो हैं ये ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दें, तो पुट करने के बाद आपको जो वैल्यू अवेलेबल होंगी वो ये होंगी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर बी डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे वी एफ, फिर माइनस के बाद ये सी डी डबल टिक में इसकी वैल्यू ये पुट करते हैं वी आई, और डिवाइडेड बाय ओ डी की वैल्यू पुट कर लें जी टी।
टी अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर वहां पर ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 80, और ये हो गया जी वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, इस वी आई को भी दूसरी साइड पे भेज दें। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। सिंपली हम इसको सीधा करके अगर लिखें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस VI plus 80 80. एटी। ये हमारी आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। इसमें से एक जी चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट लिखना चाहता हूँ, वो जरा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा, थोड़ी सी हेल्प। कि आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ये इधर आ जाएंगे राइट साइड पे, वो जिधर ऊपर लाइन लगा रहा हूं मैं ये वाला। अभी थोड़ी देर पहले आपको बीसी की वैल्यू मैंने बताई थी ना कि बीडी माइनस सी डी होती है, इनकी वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाती है, वी एफ माइनस VI. बी आई। अच्छा, एक और वैल्यू यहाँ पर देखें, हाँ यहाँ पर ये जिसको मैं इक्वेशन लिखने ये लंबी सी लाइन लगाई है ये वाली, इसमें वी एफ माइनस वी आई बेसिकली किसके इक्वल है, ए टी के। तो इसको मैं ए टी भी लिख सकता हूँ। यानी इन अदर वर्ड बी सी की वैल्यू जो है, जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप वी एफ माइनस वी आई भी लिख सकते हैं, और बी सी की वैल्यू जब कभी ज़रूरत पड़े तो उसको ए टी भी लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट इक्वेशन जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर एक में एक वैल्यू पुट होगी, दूसरे वाले में ए टी वाली पुट हो जाएगी, तो हम इंशाल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम जो है इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। इन स्पीड टाइम ग्राफ shown in figure, ये हमारे पास फिगर आ गई। द टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस एस traveled by the body is equal to total area equal to total area of O, A, B और D। यहाँ पर हम जो है ये मैं अब इसको लिखने जा रहा हूँ। इसमें अगर हमें लेट्स सपोज के टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे कि ये नीचे की जो रेक्टेंगल है इसका एरिया जितना भी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस ये जितना ऊपर का ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर ये इन दोनों के एरियाज को प्लस करेंगे तो टोटल डायग्राम का एरिया आ जाएगा, और जो टोटल डायग्राम का एरिया आ जाएगा बेसिकली उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर आपको इन दोनों डायग्राम्स का एरिया लहदा कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम फर्स्ट ऑफ तो लिखते हैं कि टोटल एरिया जो होता है वो जितना भी होगा डायग्राम का दोनों का मिलाकर वो हमारा टोटल जो है ना वो डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बेसिकली इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एस डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल
और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग-अलग कैलकुलेट पहले करने होंगे। हम इसको लिख लेते हैं कि टोटल एरिया क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के आगे चारों पॉइंट्स आप लिख दें, ओ ए सी डी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल उसके भी पॉइंट्स ज़रा लिखवा दें मुझे कि उसके पॉइंट्स क्या होंगे, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और ये सी। हम क्या करते हैं, इन दोनों के एरियाज को कैलकुलेट करके तो ऐड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या करते हैं जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल का नाम है ओ ए सी डी और उसका एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो वो सिंपल यही होगा, ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। ये रेक्टेंगल है, ये वाली जिसको कलर किया जा रहा है, इसकी जो ये लेंथ है, फर्ज कर लें ये ओ है और इसकी ये ब्रेड्थ है। तो पहले तो हम लिखते हैं कि जी ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डी, फिर हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं और ओ डी की वैल्यू और ओ ए की वैल्यू ये दोनों को लिखें तो ये सिंपल आ गया हमारे पास, वी आई मल्टीप्लाइड बाय ओ डी की वैल्यू क्या है, टी, दैट इज इक्वल टू वी आई टी। ये हमारे पास आ गया जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के पॉइंट्स लिखवा दें, ये ए, ये बी और सी। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जस्ट हमारे पास फार्मूला होता है, मैं इसको आपके सामने ये थोड़ा सा इस कलर से जो है ना, ये रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। ये जो ऊपर की ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो जस्ट क्या होता है कि इसका परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय बेस और मल्टीप्लाइड बाय 1/2 होता है। तो अगर मैं इस फार्मूले को फॉलो करते हुए लिखूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखना है 1/2 multiplied by perpendicular of the triangle that is BC multiplied by base of triangle that is AC। अब अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कुछ सिचुएशन ये आ जाएगी, 1/2 BC की वैल्यू आपने ये नीचे वाली पुट करनी है। मैंने कहा था BC की जगह पर हम 80 पुट कर सकते हैं, तो मैं 80 लगा देता हूँ और AC जो है इसकी वैल्यू T है तो वो भी लगा देता हूँ। कुल मिला के ये हो जाएगा 1/2 AT स्क्वेयर। सो वी हैव कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल आल्सो। अब जब दोनों एरियाज हमारे पास ये कैलकुलेट होके आ चुके हैं, जिनको मैं यहाँ पर छोटी सी रेक्टेंगल लगाकर आपको रिप्रेजेंट करता हूँ कि हमारे पास जो एरियाज आ चुके हैं वो कुछ ये हैं। एक तो है ये वाला VIT और एक है 1/2 AT स्क्वेयर। बेसिकली हमने इन दोनों को प्लस ही तो करना था, तो हम प्लस करके अब लिखते हैं। थोड़ा सा हम कहते हैं कि पहले मालूमात हमारी क्या है जी, टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल ये थोड़ा सा इसका मैं लिखने लगा दोबारा, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आ गया। तो टोटल एरिया को तो हम कहते हैं एस। टोटल डायग्राम का एरिया जो होता है वो एस यानी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने ऊपर कैलकुलेट किया, ये जिसको मैं टिक लगाने लगा हूं, दैट इज वी आई टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो नीचे लिखा हुआ है, दैट इज 1/2 ए टी स्क्वेयर। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। और इसके इर्द गिर्द जो है मैं येलो कलर का जो रेक्टेंगल सी बनाता हूँ, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अवेलेबल हो जाती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम मूव करने लगे हैं, हम थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। उसके लिए हम इसको उसकी हेडिंग देते हैं जी थर्ड इक्वेशन। ये हो गया जी इक्वेशन ऑफ मोशन। इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी बेसिकली हमने ये टोटल डायग्राम जो है इसी का एरिया कैलकुलेट करना है, और टोटल एरिया इक्वल टू टोटल डिस्टेंस होगा। लेकिन इसमें फ़र्क थोड़ा सा सॉल्व करते हुए इतना सा रखना है कि इस डायग्राम के अंदर पहले तो हमने नीचे वाले पोर्शन का एरिया रेक्टेंगल का अलहदा और ऊपर की ट्राइंगल का एरिया अलहदा अलहदा कैलकुलेट किया था। लेकिन अब हमें इस टोटल डायग्राम जो है, ये सारी जो मैं शेड कर रहा हूँ, इस सारे का एरिया हमें इकट्ठा कैलकुलेट करना है एक साथ। अगर इसका एरिया हमें एक साथ कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो डायग्राम बनी हुई है ये बेसिकली एक ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम बिल्कुल, ज़रा मैं इसको टेढ़ा करके बनाऊं तो ये इस फॉर्म के अंदर ये बनी हुई ट्रेपीजियम है। ये जो राइट वर्ड ये जो बनी हुई है ना, ये ट्रेपीजियम है। इसकी ये दो साइड्स पैरेलल हैं और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये ऊपर से नीचे यानी दोनों के साथ पैरेलल लाइंस के साथ 90 डिग्री पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला है। तो अगर हमें इस डायग्राम का जिंदगी में कैलकुलेट करना पड़े, फर्ज करें ये लाइन हमारी L1 है, ये नीचे वाली पैरेलल लाइन L2 है, और इनके दरम्यान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर m हो, तो अगर इस डायग्राम का हमें टोटल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम जस्ट लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर जो दो पैरेलल लाइंस हैं L1 और L2, इनका सम लिखना होता है L1 प्लस L2, और मल्टीप्लाई इसको कर देना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ये जिसको मैंने शील्ड किया है और इसकी वैल्यू m है तो इसको इससे कर देते हैं। तो ये बेसिकली ये फार्मूला होता है कि इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। ये तो जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की गई है, जो एक्चुअल डायग्राम है जरा आप उसकी तरफ आ जाते हैं। इस ऊपर वाली डायग्राम के अंदर हमें इसका टोटल एरिया जो कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे पास ट्रेपीजियम है, तो इसका टोटल एरिया ऑफ ओ ए टोटल ये मैं लिखने लगा हूं टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी और डी। टोटल एरिया जो होता है एक्चुअली ये होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया 1/2 और मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो इस डायग्राम के अंदर एक साइड ये वाली ओ ए और दूसरी साइड ये वाली जो कि बी डी है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम अंदर लिख लेते हैं जी ओ ए प्लस बी डी और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारे पास बेसिकली तो इस डायग्राम में दो हैं,
एक ये ए सी वाला भी है, ये ए सी, और दूसरा नीचे ओ डी भी है। हम इसमें ओ डी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आ गया जी ओ डी। अब हम इस इक्वेशन को ज़रा नीचे करके लिखने लगे हैं, ज़रा क्लियर सी, कि S इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। हम यहाँ पर अगर ये नीचे 2 लिखा हुआ है दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या हो गया जी, 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी। और अगर आप चाहें तो ये जो ओ डी है इसको भी दूसरी साइड पे ओवर में लिख दें, तो ये बी ओ डी को भी उधर ले जाए, ये ओ डी हो गया। अब ये जो नई इक्वेशन आ गई है इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई द इक्वेशन, ये जो ऊपर बनी है, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय बी सी। ये जो हमारे पास एक पॉइंट, ये खुद से हमने दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो अगर बी सी हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दें तो हम बेसिकली तो ये हमारे पास इक्वेशन थी 2s ओवर ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ये इधर जो है ना लिखना था बी डी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये बी डी। हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को किस से मल्टीप्लाई कर देना है जी, बी सी से। तो हम इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं बी सी, और दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बी सी। यहाँ पर हमारे पास अब इस इक्वेशन को अगर ये वाली लेफ्ट साइड जो है मैं इसको लिखूं तो मैं 2 पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं बी सी लिख के तो इसके डायरेक्टली नीचे ओ डी कर देता हूँ, और साथ में मैं ये डिस्टेंस लिख देता हूँ एस इज इक्वल टू ओ ए, इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी, ये तो ब्रैकेट के अंदर का आ गई वैल्यू। और यहाँ पर ये बी सी की वैल्यू जो है, ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि बी सी की वैल्यू ये मैंने बड़ी पहले लिखी थी, और क्योंकि बी सी की वैल्यू यहाँ पर पहले तो ये नीचे वाली इस्तेमाल हुई थी सेकंड इक्वेशन में, लेकिन ऊपर वाले में ये वाली इस्तेमाल होनी है, बी सी इज इक्वल टू बेसिकली ये, बल्कि इससे भी ऊपर वाली लिख लेते हैं पहले स्टेप में, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। अब हमने पिछली इक्वेशंस के अंदर जो हमने स्लोप कैलकुलेट की थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने एक चीज स्लोप हमने कैलकुलेट की थी। वो स्लोप जो है ना वो बेसिकली बी सी ओवर ओ डी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2as वैल्यूज पुट करने के बाद, और ओ ए जो कि रिप्रेजेंट किया गया डायग्राम में वी आई से, और बी डी जो है दैट इज वी एफ, जबकि ये जो ऊपर वाली है ये बी डी जो है ये हमारे पास वी एफ है, और माइनस ये सी डी जो है दैट इज आल्सो वी आई। तो हम वैसे तो 2as कर लेते हैं, इसके बाद इस इक्वेशन की जगह चेंज कर लें, दैट इज वी एफ प्लस वी आई। ये जो प्लस वाली होती है ना इसका कोई इशू नहीं होता, माइनस वाली का इशू होता है, लिहाजा हमने उसको मूव ही नहीं किया। और ये वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई, ये कुल मिला के हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। सो वी हैव 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। So this is our third equation of motion। इसकी थोड़ी सी डिटेल में ये जाते हैं
इक्वेशन की कि थोड़ा सा इसको, इन तीनों इक्वेशन में थोड़ी सी जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ज़रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो ये ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है। फर्स्ट इक्वेशन में हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है जो कि स्लोप होती है, स्लोप ऑफ ट्राइंगल होगी BC ओवर AC। सेकंड इक्वेशन में जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि जब BC की वैल्यू पुट करनी है तो दैट विल बी AT। और थर्ड इक्वेशन के अंदर बस हमें ये याद रखना है कि BC की जब वैल्यू पुट करनी है तो दैट विल बी BD माइनस CD। तो इस तरीके से हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं। Audio Jungle.